हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 3 है। तो देखो बेटे, इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, पहला टॉपिक जो इसमें डिस्कस करना है बच्चों, उसका नाम है मास डिफेक्ट। क्या नाम है बच्चों? मास डिफेक्ट। डेल्टा एम से इसको लिखते हैं। पहले मैं समझा रहा हूं, समझो, फिर बेटा मैं आपको ऑफिशियल डेफिनेशन वगैरह बताता हूं। तो देखो, जैसे मान लो बेटे, कोई एक एटम है, कोई भी ले सकते हो। मान लो ले लिया हमने 17Cl35, ये एक एटम है। ओके ओके। अब बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? बताओ भाई, इसमें प्रोटॉन्स हो गए 17। ये जेड होता है, जेड एक्स ए। तो ये जेड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब कोई पूछे ये बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप फिर जवाब दे सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे ए माइनस जेड। ए माइनस जेड का मतलब है 35 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 18 प्रोटॉन्स हो गए। अब मैं एक समझने के लिए मान रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है। मान लीजिए, लेट एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है और एक न्यूट्रॉन का मास भी लेट कर लो, लगभग इतना ही होता है। तो एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU है। अब मैं आपसे कहूं, बताओ न्यूक्लियस का मास कितना होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होना चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियस जो होना चाहिए है या नहीं, ये तो आगे की बात है। वो कितना होना चाहिए बताओ भाई। देखो, 17 प्रोटॉन्स हैं, तो 17 प्रोटॉन्स का मास हो गया 17 AMU और 18 न्यूट्रॉन्स हैं, इनका मास हो गया 18 AMU। तो कुल हो जाएगा 17 AMU प्रोटॉन्स का और 18 AMU न्यूट्रॉन्स का। तो मास होना चाहिए 35 AMU। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन अगर न्यूक्लियस का मास एक साथ तोलें, अब तोलें कैसे? उसके लिए बेटे एक तरीका होता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से पूरे न्यूक्लियस का मास एक साथ पता किया जा सकता है। तो अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस एक साथ देखें तो वो कितना होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस रियली में जो होगा, वास्तविकता में, है ना, रियली जो होगा वो 35 AMU से कम होगा। क्या होगा? 35 AMU से कम। ये जो, मान लो एक उदाहरण के लिए मान रहा हूं, मान लो ये 34.5 AMU है। मान लीजिए कितना है? 34.5 AMU। लेट कर रहा हूं सारी बातें, ठीक है, समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके। लेट मान लीजिए, तो बताओ मास डिफेक्ट कितना हो गया? 35 AMU होना चाहिए था, है 34.5 AMU वास्तव में। तो हमारे हिसाब से मास डिफेक्ट हो गया कितना भाई? 0.5 AMU। इसी को कहेंगे फिजिक्स में मास डिफेक्ट। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं तुम्हें लिखने वाली बात भी बताऊंगा, लेकिन समझ लो। अब बच्चों, ये एक सवाल ये पैदा होता है, ये मास डिफेक्ट सर कहाँ गया? कहाँ पर है ये मास डिफेक्ट? गया कहाँ? ये मास में ये कमी आई, ये क्यों आई और ये कहाँ गई? दो बातें हैं, क्यों आई कमी और कहाँ गई। तो देखो बेटे, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इस मास के अकॉर्डिंग एनर्जी, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। कितनी हो जाएगी? मैंने बताया था 1 AMU में 931.5 MeV होते हैं। तो 0.5 में आप मल्टीप्लाई कर लो 931.5 का, इतने MeV, लगभग आधा हो गया, 931 का आधा कितना हो जाएगा बताओ भाई? है तो 900 का आधा 450 और 15 या 16 मान लो, तो 462 MeV रफली बता रहा हूं। इतनी एनर्जी बच्चों न्यूक्लियस अपने अंदर से निकाल देगा। इतनी एनर्जी न्यूक्लियस
अपने अंदर से रिलीज कर देगा। ये मास डिफेक्ट होगा, इस मास को एनर्जी में बदलेगा और इतनी एनर्जी न्यूक्लियस अपने अंदर से रिलीज कर देगा। अब एक सवाल है, सर क्यों रिलीज कर देगा? टू गेन स्टेबिलिटी। क्यों रिलीज करेगा? टू गेन स्टेबिलिटी। क्योंकि न्यूक्लियस को पता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियस फौरन ही इनस्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करता है? मास डिफेक्ट करता है, उसको एनर्जी में बदल देता है और ये एनर्जी अपने में से निकाल देता है। अब क्योंकि हर न्यूक्लियस की कुछ मास कम हो गया है, हर न्यूक्लियस में से ये प्रभाव पड़ा होगा, प्रोटॉन का मास में से भी कुछ कमी आई होगी, हर न्यूट्रॉन के मास में से भी कुछ कमी आई होगी, तो इस वजह से ये कितना भी लड़ लें लेकिन इनका मास क्योंकि इनकम्प्लीट है, इसलिए ये इसको छोड़कर नहीं जा सकते। मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी ये बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट ज़्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ज़्यादा मास डिफेक्ट ज़्यादा स्टेबिलिटी, कम मास डिफेक्ट कम स्टेबिलिटी। जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं, 4 लोग हैं, वो एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, एक फैक्ट्री लगा देते हैं 4 करोड़ की। लेकिन अगर कोई पार्टनर लड़के अलग होना चाहेगा तो उसे हम 80 लाख की वापस करेंगे, 20 लाख रुपए कटौती हो जाएगी। अब हमने फैक्ट्री लगा दी, अब आपस में लड़ाई भी हो जाती है चारों पार्टनर्स की, तो तुम बताओ कोई आसानी से जाना चाहेगा अलग होकर? क्यों नहीं जाना चाहेगा? अगर जाएगा तो 20 लाख रुपए डूब जाएंगे उसके, है ना। तो इसलिए लड़ाई के बाद भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, है ना। इसी तरह यहां हुआ, इसने भी इतना मास क्या कर दिया? लूज कर दिया। उसने कहा कि हर न्यूक्लियन को जब जाओगे तो कम मास मिलेगा, उसकी कुछ एनर्जी बेकार हो जाएगी। इस वजह से चाहे न्यूक्लियंस आपस में लड़ते रहें लेकिन इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझा रहा हूं, इसको भी समझ लो, फिर पूरा टॉपिक मैं लिखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, पहले समझाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। एक चीज होती है, इसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहते हैं भाई? पैकिंग फ्रैक्शन। अगर बहुत सरल शब्दों में समझा जाए, इजी वर्ड्स की बात करूं, तो ये समझो मास डिफेक्ट में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का डिवाइड कर दो। मास डिफेक्ट कितना हुआ है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का डिवाइड कर दो, तो उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमने जो लेट किया था एग्जांपल, उसमें मास डिफेक्ट 0.5 AMU था और न्यूक्लियंस कितने थे? न्यूक्लियंस माने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन थे 17 और न्यूट्रॉन थे 18, यानी कुल न्यूक्लियंस याद है ना 17 Cl35, तो कुल न्यूक्लियंस थे 35, तो 35 का डिवाइड कर दें तो इसे कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। इससे यह पता चला हर न्यूक्लियन के मास में कितनी कमी आई है, हर प्रोटॉन के मास में कितनी कमी आई है, हर न्यूट्रॉन के मास में कितनी कमी आई है। ठीक है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन। एक वर्ड और यूज करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नाम से ही क्लियर हो रहा है वैसे तो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बाइंडिंग एनर्जी में अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी ए मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी में ए का डिवाइड कर दें मास नंबर का, मास नंबर का मतलब तुम लोग को पता ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको मिला के हम न्यूक्लियंस का नंबर या मास नंबर कहते हैं। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल था तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाली थी, लगभग थी कितनी थी? 462 थी लगभग, है ना, देख लीजिएगा। तो 462 MeV, इसमें डिवाइड कर दीजिए 35 का, तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा।
तो वो हो गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बच्चों ये सारे टर्म न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताने के लिए यूज किए जाते हैं। मैं अगर बहुत शॉर्ट में कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज़्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज़्यादा होगी, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बच्चों बात है, ठीक है। अब अलग अलग एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन साइंस में निकाली गई है और उससे कई इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं, लेकिन उन पर चर्चा हम अगले वाले टॉपिक में करेंगे। अब मैं इनको एक बार मैंने समझा तो दिया है, अब मैं इनको बता रहा हूं बेटे ऐसे समझाने वाले रूप में नहीं बल्कि लिखने वाले रूप में, है ना। तो अब देखो टॉपिक हम वास्तव में शुरू कर रहे हैं, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है, मास डिफेक्ट। अभी बताया था मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं, बोलो। प्रोटॉन्स का मास ले लो, बताया था मास ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, सारे न्यूट्रॉन्स का मास ले लो। ये मास ज्यादा होता है और एक साथ न्यूक्लियस को नापोगे तो उसका मास कम होता है, समझाया था। तो सारे प्रोटॉन्स का मास ले लो, सारे न्यूट्रॉन्स का मास ले लो, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस सब्ट्रैक्ट कर दोगे यदि आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट। डेफिनेशन बाद में लिखता हूं, पहले मैथमेटिकली समझो। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे, मान लो न्यूक्लियस का नाम है ZX, तो उसमें Z प्रोटॉन्स होंगे और एक प्रोटॉन का मास mp होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स हो गया Zmp, एक प्रोटॉन का मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे ही किया था 17 इंटू 1, है ना, 17 वहां पर प्रोटॉन्स थे इस वाले केस में, तो हमने 17 AMU लिखा था। तो एक प्रोटॉन का मास इंटू Z। इसी तरह से न्यूट्रॉन्स का नंबर बताओ, A-Z, और एक न्यूट्रॉन के मास का मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नाम है ZX, तो मैंने लिखा है ये कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बेटे मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, कर पाओगे। ZmP यानी सारे प्रोटॉन का मास, A-ZMN सारे न्यूट्रॉन्स का मास, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नाम ZX से माना गया है, जहां Z उसका एटॉमिक नंबर है और A उसका मास नंबर है, ठीक है। तो बच्चों क्या मास डिफेक्ट का मैथमेटिकली सारी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब डेफिनेशन समझ लो, जरा मैं बोल रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंस्टिट्यूटिंग अ न्यूक्लियस एंड द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। नहीं क्लियर हुआ या हो गया? किनका मास लेना है, द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो देखो एक बार मैं लिख भी देता हूं, तो बताओ क्या डेफिनेशन बताई, बोलो। द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस लेना है, किन किन का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बिटवीन, बोलो भाई, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस, द सम माने एडिशन, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स, एक तो प्रोटॉन्स का मास, एंड न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का मास लेना है और न्यूट्रॉन्स का मास। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग अ न्यूक्लियस, कंस्टिट्यूटिंग अ न्यूक्लियस, कंस्टिट्यूट माने जो न्यूक्लियस को बना रहे हैं, कंस्टिट्यूटिंग अ न्यूक्लियस एंड द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, उसमें से किसको घटा देना है, रेस्ट मास को, एंड रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट, इज नोन एज मास डिफेक्ट।
आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इज नोन एज मास डिफेक्ट। ये बच्चों मास डिफेक्ट की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मास डिफेक्ट तुम्हें समझ में आ गया है। ये हम मान ले रहे हैं भाई कि मास डिफेक्ट तो बच्चों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखो अगली चीज पर बात कर रहे हैं, मास डिफेक्ट के बाद। मास डिफेक्ट के बाद बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी की। बताओ क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी में, समझाया था। ये जो मास डिफेक्ट होता है इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ना, इसके इक्वलेंट एनर्जी न्यूक्लियस अपने में से रिलीज कर देता है। इसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बताओ क्या डेफिनेशन बताई, बताओ जरा। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस may be defined as the energy equivalent to the mass defect of the nucleus। समझ में आ गया होगा, बोलो क्या लिखें। The binding energy of nucleus, the binding energy of nucleus is corresponding to, बोलो भाई, is corresponding to, किसके करस्पॉन्डिंग है? करस्पॉन्डिंग टू mass defect of nucleus, mass defect of nucleus। this energy is, क्या की जाती है? this energy is released by the nucleus, released by the nucleus। क्लियर हो गया। अब बाइंडिंग एनर्जी बेटे तुम कैसे निकालोगे? अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, mc² होता है। तो डेल्टा m इंटू c²। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब डेल्टा m किलोग्राम में है, व्हेन डेल्टा m इज इन किलोग्राम। लेकिन बेटे जब सवाल करोगे ना तो डेल्टा m किलोग्राम में नहीं होता है, डेल्टा ग्राम AMU में होता है। किसमें होता है? एटॉमिक मास यूनिट में। जैसा कि मैंने किया था 0.5 AMU। तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 931.5 का। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है कितनी? डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाई 931.5 यूनिट MEV है, ध्यान रखना। लेकिन ये फॉर्मूला तभी सही है जब डेल्टा M किस में नापा जाए? व्हेन डेल्टा M इज इन AMU। AMU में नापेंगे अगर आप डेल्टा M, तो ये फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। अब तीसरी बात आती है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बात आ रही है? पैकिंग फ्रैक्शन। समझाया था मैंने पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, बताओ जरा। पैकिंग फ्रैक्शन होता है शॉर्ट में अगर हम कहें तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। क्या बोला मैंने? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का, बताओ भाई। आप सही कह रहे हैं, यही हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा M अपॉन A का नाम मास नंबर, और मास नंबर सारे बच्चे समझते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर न्यूक्लियॉन शब्द बोला जाता है, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन है। इसके बारे में एक बात याद रखनी है, जितना पैकिंग फ्रैक्शन हाई होगा उतनी ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मोर द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट पर यूनिट पर न्यूक्लियन, मोर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक वर्ड और है, इसको भी जरा समझ लो, इसको यूज कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं बताओ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या नाम है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
तो जरा इसको देखो क्या है, समझाया था मैंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नाम से ही क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी ए, इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये जनरली किस में नापी जाती है? इट्स यूनिट इज MEV पर न्यूक्लियॉन। क्या यूनिट है? MEV, बाइंडिंग एनर्जी जनरली MEV में नापी जाती है, तो MEV पर न्यूक्लियॉन इस यूनिट में ये नापी जाती है। अब बच्चों एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहां बता रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में आपने कहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा अच्छा टर्म है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल वैसे ही है, मतलब कोई लिखने वाला नहीं है, समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लो एक फैमिली है उसका नाम है ए, एक फैमिली है उसका नाम है बी। एक की जो इनकम है वो है बेटा आपकी 10,000 रुपीज पर मंथ, और दूसरे की इनकम है वो है बच्चों आपकी 8,000 पर मंथ। तो देखने में लग रहा है कि फैमिली ए की इनकम शायद ज़्यादा है और बी की इनकम कम है, लेकिन आगे की घटना सुनो। अब हम कहते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं ए में, नंबर ऑफ मेंबर्स इस फैमिली में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो हैं बच्चों 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, क्यों भाई? दादा हैं, दादी हैं, माता पिता और 4 बच्चे हैं। इस तरह से जो है मान लो 10 मेंबर हैं, और भी कोई है तो 10 मेंबर्स हैं। और इस फैमिली में मेंबर हैं 4, नंबर ऑफ मेंबर्स 4 हैं, माँ बाप और 2 बच्चे बस। अब तुम बताओ अब कौन सी फैमिली ज़्यादा अच्छी लग रही है, ए वाली या बी वाली? तो देखो बेटे यहां एक मेंबर के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? यहाँ एक मेंबर के हिस्से में पैसे आएंगे 10,000 अपॉन 10, यानी 1,000 रुपये एक मेंबर को मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है 8,000 अपॉन 4, एक मेंबर को 2,000 रुपये मिल रहे हैं। अब बताओ कौन ज़्यादा खुशहाल है? ये वाली फैमिली। तो देखो बेटे टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये ज़्यादा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी से मतलब नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी इसकी कम है। लेकिन तुम देख रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी ज़्यादा है, एक आदमी के हिस्से में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा जीवन ये जिएगा। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, मेन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी, एक मेंबर के हिस्से में जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आएगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर। ठीक है, तो ये बात हमें और ध्यान रखनी है। अब बच्चों इसके बाद एक लेक्चर और है इस चैप्टर का, सो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।